जय हिंद दोस्तों। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। ये चैनल आपका अपना है, आप इसको अपना समझिए, अपना समझ के आप सपोर्ट करिए। यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता है और कंटेंट के सिवा यहाँ कुछ भी फालतू का बकैती जो है ना एकदम नहीं होता है भाई। सीधा हम लोग कंटेंट पे बात करते हैं। कल का जो प्रैक्टिस सेशन था झारखंड सचिवालय के लिए, उसका लेवल काफ़ी अच्छा मैंने रखा था कि अगर उस लेवल पे अगर जेएसएससी खेलता है, अगर उस लेवल का भी सवाल देता है ना तो आप आसानी से कर पाओगे। देखिए, प्रैक्टिस का मतलब ही होता है कि आप चीज़ों को मिक्स पढ़िए। एकदम आसान भी आ सकता है, एकदम मुश्किल भी आ सकता है, और आसान और मुश्किल का जो है एक पैकेज भी आपको दे सकता है एग्जाम, मिक्स करके। कुछ क्वेश्चन आसान रहेगा, कुछ क्वेश्चन मुश्किल रहेगा, कुछ क्वेश्चन हो सकता है बेहद मुश्किल डाल दे। तो प्रैक्टिस का मतलब ही है कि हर तरीक़ा के सवालों से आप खेल जाओ, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज का सेशन मिक्स रहेगा। आज भी आपको बहुत मज़ा आएगा जैसे अभी तक आपको आते आया है। बस आपसे उम्मीद यही रहती है कि आप लोग सेशन को शेयर मार देंगे अपने दोस्तों यारों के बीच में, ठीक है। सेशन को शेयर मार देंगे, थोड़ा आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा कि ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके और हर तरीक़ा का कंटेंट, बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए ला सके। देखिए, बिना सहयोग का कोई भी चीज़ अच्छा नहीं हो सकता है। किसी ना किसी का सहयोग हर काम में लगना ही है, किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो जिस भी तरीके से लगे। तो भैया इस चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, सिर्फ सपोर्ट। और सपोर्ट में आपको पैसा नहीं देना है भाई, सपोर्ट में आपको ना सिर्फ चैनल को प्रमोट करना है। थोड़ा सा लाइक कर दो, थोड़ा सा शेयर मार दो, थोड़ा सा अपने दोस्तों यारों के बीच में फैला दो। जैसे भोजपुरी गाना का वीडियो को शेयर मार देते हो, लाल घाघरा पीला घाघरा कैसे मारता है शेयर कि देखना बे बहुत अच्छा गाना है, मज़ा आता है गाना में। और यहाँ पर मज़ा नहीं आता है, जिंदगी बनेगा यहाँ से, समझा, यहाँ से जिंदगी बनेगा और भोजपुरी गाना सुन के जिंदगी नहीं बनेगा, ठीक है। खैर देखिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हमेशा रहता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आपको मालूम है कि फोकस स्टडी विथ अभी जो है हम लोगों का ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाता है या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ ही आप देखिएगा कि इस पे मैथ का कोर्स चल रहा है सिर्फ 299 रुपया में। अच्छा, आप अगर 299 यहाँ पे लगा देंगे ना तो इसके साथ साथ आपको मैथ का टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगा। और चाहे तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं 75 में। टेस्ट सीरीज का खासियत क्या है कि टेस्ट के बाद इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाता है, ठीक है। इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाता है। जनरल साइंस एक्सपर्ट जो है आपके अभिषेक सर, इनका है 499 का है। बाइलिंगुअल कोर्स है, कंप्लीट साइंस है, जेएसएससी लेवल से कहीं ऊपर का लेवल है, ठीक है। आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रीजनिंग 199 का है। आपको अगर लगता है कि आपको आवश्यकता है या मैथ का या साइंस का या सिर्फ टेस्ट सीरीज का या सिर्फ रीजनिंग का या सिर्फ साइंस का, जैसे आप चाहें वैसे अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। पूरा का पूरा कोर्स जो है झारखंड पे बेस्ड है। झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होगा झारखंड में, उस पे पूरा का पूरा कोर्स सारा का सारा बाइलिंगुअल है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है और 1 साल की वैलिडिटी यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। बहुत बढ़िया से इस पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ों को सजा रहे हैं, ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप झारखंड स्पेशल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, समझ गए। तो भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो। सपोर्ट में क्या जाता है आपका, कुछ नहीं जाता है, बस लाइक मार देना है, थोड़ा शेयर मार देना है। अच्छा, आप लोग को कुछ अगर और चाहिए, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपको जो चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो एक बार आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, वही चीज़ आपको ला के देंगे, बशर्ते एग्ज़ाम से रिलेटेड होना चाहिए, फालतू का बकैती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने कोर्स पे आते हैं और आज का क्वेश्चन का लेवल
हम लोग मिक्स रखते हैं। देखिए ये सवाल देखिए ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। ये एक सवाल ना 4 फॉर्मूला पे बनेगा और चारों मैंने लिख दिया है। देखिए इसको हम और तरीक़े से बना सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक जानिए, ठीक है। ये साइन सी प्लस डी, 4 फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये 4 फॉर्मूला, इस पे एक सवाल बनेगा। और जब ये 4 आपको याद रहेगा ना तो सवाल एक स्टेप में बनेगा। देखिए ये हम इसीलिए लिख दिए हैं कि ताकि हम जब यहाँ समझाएं तो आप यहाँ से रिलेट करके समझ में आएगा, ठीक है। कहता है कि साइन 7x माइनस साइन 5x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x माइनस कॉस 6x माइनस कॉस 4x अपॉन साइन 6x प्लस साइन 4x इक्वल टू क्या होगा। तो पहला जो ऊपर में है साइन 7x माइनस साइन 5x, ये किस पे बेस्ड है, तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, समझिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो हम अगर इसको लिखें एक बार में तो हम बराबर में यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम बराबर में लिखेंगे 2 इंटू कॉस सी प्लस डी। तो कॉस सी प्लस डी मतलब ये वाला सी है और ये डी है, 7 5 12, 12 को 2 से भागा देंगे 6, मतलब ये हो जाएगा 2 कॉस 6x। एकदम समझ में आया होगा एक बार में, ठीक है। अपोन नीचे है कॉस 7x प्लस कॉस 5x, मतलब प्लस वाला है कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब ध्यान से देखिए ये सी है और ये डी है, 7x सी है 5x डी है, तो क्या होगा कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस, तो भैया 2 कॉस, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और होगा ना ऊपर, ठीक है, इनटू यहाँ पे ऊपर एक चीज़ छोड़ दिए साइन सी माइनस डी और इनटू साइन सी माइनस डी, तो साइन सी माइनस डी, तो भैया साइन सी माइनस डी ये क्या हो जाएगा इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो भैया 7x में 5x गया 2, यहाँ क्या बचा सिर्फ x बचा, ऊपर क्लियर हो गया। नीचे देखिए कॉस सी प्लस डी पे है, कॉस सी प्लस डी 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 7 और 5 12, 12 को 2 से भागा देंगे कॉस 6x बचेगा, इंटू ये इंटू को रेड से लिख देते हैं, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी, तो कॉस सी माइनस डी कॉस 7x माइनस 5x, तो 5 में 7 गया 2, 2 को 2 से भागा देंगे बच जाएगा कॉस x बचा, ठीक है, माइनस यहाँ लिखते हैं। अब इस पे आते हैं, ये कॉस सी माइनस कॉस डी पे है, कॉस सी माइनस कॉस डी पे है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 6 4 10, 10 को 2 से भागा देंगे 5x, इंटू देखिए रेड से लिख देते हैं इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो भैया डी माइनस सी मतलब 4x में 6x किया तो माइनस का 2x को 2 से भागा दिए माइनस का x, मतलब यहाँ बचेगा साइन और माइनस का x ऊपर, अपॉन नीचे क्या है साइन 6x प्लस साइन 4x, तो ये साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है 2 साइन, देखिए अभी तक आप समझ गए होंगे बेहतर, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 6x 4x 10x को 2 से भागा देंगे 5x, ठीक है गुरुदेव, इंटू साइन प्लस वाला है ना कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 6x में 4x गया 2 बचा 2 को मतलब कॉस x बचा, ठीक है, कॉस x बचा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस x, ये यही हुआ। अब ध्यान से दीजिए, देखिए 2 cos 6x कैंसिल हो गया, साइन x बाय कॉस x क्या आया 10x, ठीक है, समझिएगा, और माइनस 2 साइन 5x कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का साइन माइनस का x है तो ये हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और साइन x बाय कॉस x क्या हो जाएगा 10x, और 10x प्लस 10x 2 10x
सिंपली इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात समझिए, जहाँ फॉर्मूला याद करना है, समझना है, वहाँ आपको याद करना भी होगा, समझना भी होगा। अब अगर आपको ये चीज़ याद है ना तो आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं, जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, बस फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये हम इस मेथड से इसीलिए बताएं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। बाकी बात अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग करते कि हम x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो भैया उससे भी आंसर आता। बस उसमें ध्यान ये रखना होता है कि कहीं हमारा इक्वेशन अनडिफाइंड ना बन जाए, अनडिफाइंड ना बन जाए, ठीक है, अनडिफाइंड ना बन जाए, मतलब 1/0 वाला टर्म ना बन जाए, मतलब वो सोल्व भी ना हो, ठीक है। तो उससे भी हम आपको सवाल बताएंगे। उससे पहले हम ये तरीका इसीलिए बताएं कि ताकि आप फॉर्मूला से भी रूबरू हो जाए। सवाल कहता है कि दी गई आकृति में इन द गिवन फिगर ओ वृत्त का केंद्र है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यदि एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 64 डिग्री है तो एंगल ओ पी क्यू का मान क्या होगा। देखिए ये आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर, ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ है और ये जो एंगल आर है ना इसका वैल्यू दे दिया है 64 डिग्री। तो हमसे पूछा है एंगल ओ पी क्यू, ये वाला छोटू एंगल का वैल्यू पूछा है। समझ लीजिए, एक बात समझिए, ये अगर सर्कल का सेंटर है तो आप एक बात बता दीजिए कि OP और OQ क्या सर्कल का रेडियस नहीं है? बिल्कुल। और रेडियस आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल OPQ आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने का कोण बराबर होता है। मतलब जितना वैल्यू OPQ का होगा उतना ही वैल्यू OQP का हो गया, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। अब भैया अगर हमको ये एंगल मिल जाए, एंगल POQ, तो भैया मज़ा आ जाए। कैसे मिलेगा? देखिए 64 डिग्री जो है ना ये कोण बन रहा है परिधि पे, सरकमफेरेंस पे। और एक आपका थ्योरम है, अगर आप NCERT पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें हर बुक में दिया हुआ है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो भैया परिधि पे कितना डिग्री का? 64 डिग्री का। तो केंद्र पे कितना बनेगा? 64 का 2 गुना 128 डिग्री का। अब देखिए ट्रायंगल OPQ में 2 एंगल आपका इक्वल वैल्यू का है, एक एंगल 128 डिग्री दिया हुआ है, तो भैया तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। 180 में 128 अब घटा दीजिए, 100 में 100 गया, 180 में 20 गया, 60 में आपका 8 गया, 52 बचा। मतलब दोनों कोण का वैल्यू जोड़ के कितना बचा? 52। और दोनों कोण आपस में क्या? बराबर है। मतलब ये भी 26 डिग्री होगा और ये भी 26 डिग्री होगा। तो हमसे एंगल OPQ पूछ ले या OQP पूछ ले, बात बराबर है, आंसर 26 डिग्री ही होगा। समझ में आया? 2 थ्योरम लगा इस छोटा सा सवाल में। जरा भिड़िए इस सवाल से, एकदम आसान सवाल है, हर एक सवाल को बोलिए आसान सवाल, और ये है भी आसान। कहता है कि 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात x:y है, 2 सिलेंडर का वॉल्यूम्स का रेशियो दे दिया है x:y, और उनके व्यास का अनुपात, इनका जो डायगोनल है ना उनका रेशियो है a:b, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इनका हाइट का रेशियो क्या होगा? देखिए सिंपल सा सवाल है, ठीक है, सिंपल सा आंसर दे देंगे सिंपल तरीका से। तो अगर इनका वॉल्यूम का रेशियो दिया है, 1 मिनट,
देखिए बहुत बहुत सॉरी, इम्पोर्टेंट फ़ोन था, पापा जी का फ़ोन था। देखिए तो भैया दो बेलन के आयतन का अनुपात x/y है तथा उनके व्यास का अनुपात a/b है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो भाई दो बेलन है, उनका वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है। तो भाई दोनों बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, πr²h। तो दो बेलन है तो एक का रेडियस r1 हाइट h1, दूसरा का रेडियस r2 हाइट h2 मान लेंगे, ठीक है। और दोनों का रेशियो दिया है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम्स का रेशियो क्या दिया है, x/y बट्टा में लिख लेते हैं बराबर, पहला वाला बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, πr1 का स्क्वायर इंटू h1। देखिए पाई लिखना नहीं था, ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो जाएगा। और जिस बेलन का आयतन y है उसका वॉल्यूम हो जाएगा r2 का स्क्वायर इंटू h2, ठीक है। तो अब देखो पाई से पाई तो हमारा उड़ जाएगा ना भाई, पाई से पाई हमारा उड़ जाएगा। अब देखो समझने के लिए एक स्टेप, बस समझने के लिए लिखते हैं भाई। तो r1, तो पहला वाला जो बेलन है उसका डायगोनल दिया है a, अगर डायमीटर दिया है a, अगर व्यास a है तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा। और आप एक बात बताइए, a/2 और b/2 दोनों से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a² इंटू h1 और ये हो जाएगा b² इंटू h2, यही हो जाएगा। तो हमें h1 और h2 का रेशियो चाहिए, तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और a² मल्टीप्लाई हो जाएगा y² के साथ, मतलब xb² इज टू ya², इनके हाइट का रेशियो होगा xb² इज टू ya², मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस सवाल को। कहता है कि वेस्ली अपने वेतन का 13% दृष्टिहीनों को, 13% दृष्टिहीनों को, 12% अनाथों को, 14% दिव्यांगों को और 16% मेडिकल कैंप की स्थापना के लिए देता है। शेष 42,345 रुपया मासिक खर्च के लिए बैंक में रखता है। अनाथों को वह कितनी राशि देता है, अनाथ लोगों को, अनाथ बच्चों को वो कितनी राशि दान करता है। सिंपल सा सवाल है। तो भैया टोटल उसका दान में कितना जाता है, तो 13%, 12%, 25%, 14 और 16, 30 और 25, 55% वो दान कर देता है। अगर 55% दान कर देता है, इसका मतलब 45% बचाता है। इसका मतलब ये है कि जो 42,345 रुपया है ना, ये उसके वेतन का 45% का वैल्यू है। तो भाई अगर 45% का वैल्यू 42,345 है, समझिएगा 45% का वैल्यू 42,345 है, तो हमें निकालना है अनाथों को कितना देता है, तो 12%। तो भैया 12% का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए कैलकुलेशन का तरीका सीधा है, परसेंट से परसेंट आपका उड़ जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे कि ये जो 42,345 रुपया है ना भाई, ये 45% का वैल्यू, यहाँ पे परसेंट रहता और हमें 12% का वैल्यू निकालना है, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब इसको अब इसको गुना भाग करना है। ऑप्शन देख लीजिए, 92, 92, 2, 92 सब में है, ठीक है। तो 3 से 4 बार में और 3 से 15 बार में, 15 से इसको उड़ा दीजिए, तो भैया 15 दूना 30, 12 123, 15 8 20 से 34, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 2823 गुना 4, तो 20 चौके 80 और 8 तिया 24, 8,000 और 2 10,000 कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 और 1 9, 92, 3 ऑप्शन में है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। और 8 तिया 24 का 4, 4 9 2, 4 9 2 देखिए एक ही ऑप्शन में है, मतलब 11,492 रुपया,
ज़रूरी नहीं है कि एकदम पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया जाए, ऑप्शन पे भी तो नजर। सवाल को देखिए, कहता है कि 17√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन के भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर है। तो घन को पिघला के घनाभ बनाए तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है, मतलब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला से खेलना है। और यहाँ पे ना घन का विकर्ण दिया हुआ है 17√3 सेंटीमीटर, घन का क्यूब का डायगोनल दिया हुआ है। तो क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √3a। तो √3a इक्वल टू 17√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, a का वैल्यू 17 सेंटीमीटर, मतलब घन का प्रत्येक भुजा 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो वॉल्यूम क्यूब का होगा वही वॉल्यूम क्यूबाइड का होगा। तो सर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? भुजा का क्यूब 17 गुने 17 गुने 17, ठीक है, बराबर क्यूबाइड का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो कहता है कि घनाभ का ऊंचाई कितना होगा, हाइट निकालना है, हाइट निकालना है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और भैया चौड़ाई तो आपका दे दिया है 8.5, और बोला है कि जो लंबाई है ना वो घन के भुजा के बराबर, मतलब 17 है। यही कहानी है, ख़त्म हो गया। तो मेरे दोस्त 17 से 17 आपका उड़ गया। और ये अगर हम इसको 17 पचे 85.5 और 1/5, 5/10 मतलब 1/2 और 17 दूना 34, h बराबर कितना हो जाएगा? हाइट 34 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, एकदम आसान। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। एवरेज जो उसका स्कोर है, एवरेज जो उसका स्कोर है वो भैया 80 है, 80 नंबर है। पहले 3 परीक्षाओं का स्कोर 82, 92 और 67 है। तो परीक्षा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में स्कोर क्या होगा? अब बेसिक से भी जा सकते हैं, डेविएशन मेथड से भी जा सकते हैं। आपको डेविएशन से बताते हैं कितना आसान हो जाएगा। तो भैया इसका एवरेज स्कोर हर सब्जेक्ट में क्या है? 80 है, ठीक है। बाकी का 3 सब्जेक्ट का स्कोर क्या है? एक में 82 है, मतलब औसत से 2 ज़्यादा है। तीसरा में 92 है, मतलब औसत से 12 ज़्यादा है, नहीं दूसरा में 92 है, और चौथा में 67 है, मतलब औसत से 13 कम है। और इस कंप्लीट डेविएशन को करना है 0। तो इसको देखिए 12 और 2 14, 14 में 13 गया तो 1 बचा, 1 बचा। अगर इस 1 को 0 बनाना है मतलब इसमें -1 घटाना होगा। मतलब जो चौथा विषय है ना उसमें औसत से 1 नंबर कम लाना होगा, मतलब 80 से 1 कम 79 नंबर, 79 नंबर जो है चौथा परीक्षा में उसको लाना होगा। ये है डेविएशन का जादू, कुछ नहीं करना है एकदम। हाँ लेकिन क्या है कि सब सवाल में नहीं लगेगा भाई, फंसा देगा फिर ये। इन सब सवालों में आसानी से लग जाता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, गुना भाग से आसान पड़ेगा। बाकी आपका बेसिक वाला मेथड क्या है उसको देख लीजिए। बेसिक मेथड इसका क्या है, बात वही है। तो भैया 4 परीक्षाओं में एवरेज स्कोर 80 है, तो टोटल स्कोर 80 गुना 4, 80 गुना 4। 1 मिनट भाई, इसको थोड़ा निपटा देते हैं, साइलेंट, ठीक है। हाँ देखिए तो भैया 80 गुना 4, 8 चौके 32, 320 नंबर टोटल चारों परीक्षा में मिला के लाया है। और 3 परीक्षा का दे दिया है तो इसको जोड़ के 82 प्लस 92 प्लस 67, तो यहाँ से लीजिए 80, 90 और 60, तो 8 और 9 17, 17 और 6 23, 230 नंबर, 230 प्लस 7 2 9 और 2 11, 241 नंबर। यहाँ से 241 घटा दीजिए, 9 7 79 नंबर यहाँ से भी ले आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से भी जा सकते हैं, डेविएशन से भी जा सकते हैं, जो आपकी इच्छा है आप वहाँ से जाइए। हम आपको कोर्स में दोनों चीज़ समझा रहे हैं, लेकिन डेविएशन क्या है कि हर जगह आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और बेसिक क्या है कि हर जगह समझ में आता है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि ट्रिक क्या है, फर्जी बात है। कंसेप्ट से अपने आप को मजबूत बनाओ, वही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है।
इस टाइप का सवाल ना एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, बहुत कॉमन सवाल है, ठीक है। कहता है कि किसी संख्या का 80% के 75% के 66.67% का 25% जो है 60 और 13 है, 6013 है, उस संख्या का 40% कितना है। कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है इसको समझिएगा। क्वेश्चन पे मत जाइएगा कि भैया क्वेश्चन आपका आसान है कि क्वेश्चन आपका मुश्किल है, ठीक है। क्वेश्चन आपका आसान है कि क्वेश्चन आपका मुश्किल है, कैलकुलेशन का तरीका देखिएगा। तो भाई कोई भी संख्या है उसका 80% और फिर उसका 75% और उसका 66.67% का 25% 6013 है, तो वो संख्या क्या है। तो भाई मान लीजिए कि वो संख्या जो आपका x है, ठीक है, संख्या x है। अब x का 80%, तो आप 80% को 80/100 मत लिखिए, कैलकुलेट करके लिखिए कि 80% को हम 4/5 लिखेंगे। अब उसका फिर 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4। फिर 66.67, देखिए समझ लीजिए 66.67% को हम 2/3 ही तो लिखते हैं, तो भैया इसका 2/3 और फिर इसका 25% मतलब 1/4 बराबर क्या है, 6013। ऐसे करके लिखिएगा ना तो बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। देखिए आपका 4 से 4 निपट गया, 3 से 3 निपट गया और ये 2 से 2 बार में निपट गया। क्या बचा, 5 दूना 10 नीचे में, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 6013 पे 1 0 चिपका दिए, ठीक है। ये हो गया संख्या। अब इसका 40% बोला है मेरे भाई, 40% बोला है। देखो 40% का मतलब क्या होता है, 40/100। 40/100 मतलब क्या, 2/5। इसका मतलब ये है कि सिंपली इसको हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहेंगे बिल्कुल, अरे सर 5 से भाग लगा दीजिए, या नहीं तो अगर आप सीधा 40% ही इसका देख लीजिए, इसका सीधा 40% ही देख लीजिए। अगर हम इसका सीधा 40% का बात कर लें तो 10% कितना हो जाएगा, 6013। 10% कितना, 6013। इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया देखिए 4 तिया 12, यूनिट डिजिट 2 2 2 2 सब में है, काम नहीं बना। यहाँ पे 6 चौके 24,000 से ऊपर जाएगा और 24,000 से ऊपर आपका एक ही ऑप्शन है, देख लीजिए 4 तिया 12, 4 कम 4 और 1 5, 0 और 6 चौके 24, 24,052 एग्जैक्ट 24,052 आपका क्या हो गया, उस संख्या का 40%। सिंपल सा सवाल है कि नहीं। देखिए कैलकुलेशन का तरीका समझिए, ऐसा ना कि इस x का 80% फिर 75 फिर सही और फिर उसको फिर काट कूट के फिर यहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे। एक बार कैलकुलेशन कैसे करना है, और तो और अगर आपका प्रैक्टिस बहुत मजबूत है तो इसको हम एक स्टेप में आंसर ला सकते हैं, एक स्टेप में आंसर ला सकते हैं इसको। इसका आंसर हम एक स्टेप में ला सकते हैं। इस सवाल को एकदम कॉमन सवाल आज देखेंगे जो हर एक एग्जाम में रिपीट मोड पे आता है, ठीक है। कहता है कि सरल कीजिए, सिंपल सा बात है, √238 माइनस √183 माइनस √182 प्लस √196। तो इस रूट वाले सवाल को कैसे तोड़ते हैं, इधर से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो √196 का वैल्यू 14, अब √196 196 का वैल्यू 14 आया और 182 में 14 जोड़ दीजिए तो 182 और 14 फिर से 196 आ गया। तो भैया √196 फिर से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इस कंप्लीट रूट का वैल्यू कितना आया, 14 निकल के आया, ठीक है। अब √183 माइनस 14, तो 183 में आपका जो है 183 में 14 गया, कितना बचा, 169। मतलब 183 में 14 गया तो 169। तो भैया इस कंप्लीट रूट का वैल्यू 169 रूट अंडर मतलब क्या, 13 आया। अब देखिए रूट अंडर 238 माइनस 13 कितना, √225 और √225 मतलब क्या, 15। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। एकदम बेसिक सवाल है।
कहता है कि एक रोम्बस के विकर्णों की लंबाइयाँ 53 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है। रोम्बस का क्षेत्रफल क्या है? रोम्बस देखिए इंग्लिश वाला ही लिख दिया है, हिंदी में ऐसा भी आता है, ठीक है, रोम्बस लिख देगा। तो रोम्बस का मतलब क्या? समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2। मतलब समचतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण होता है उनके गुणनफल का आधा क्षेत्रफल होता है रोम्बस का। तो भैया इनका जो है, इसका जो है डायगोनल दे दिया है, तो इसका एरिया क्या होगा? रोम्बस का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट 53 गुना 54। 2 से काट देंगे 27 बार में, और 27 तिया 81 का एक हाथ में 8, 1 1 क्या 31 सब में है, और 27 25 135 और 8 143 1431 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। एकदम आसान सवाल है, ऐसा मत सोचना कि सर आसान प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कल आपने देखा ना, और इससे पहले का भी सेशन में आप देखिए, प्रैक्टिस मिक्स होना चाहिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिए, बहुत बेसिक सवाल है। कहता है कि यदि x बराबर 0.65555 और ये चलते जाता है तो x का मान क्या है? ये रिपीट कर रहा है 5555, मतलब हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं जी। तो इसको कैसे रोकेंगे? तो आप कहेंगे सर हम x बराबर क्या लिख सकते हैं? 0.65 पे बार लगा देंगे, 5 पे बार लगा देंगे। अब ये 0.65 पे बार है, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे सर? 65 माइनस 6 और बटा में 9 पे 0 90। तो ये क्या हो जाएगा? 59/90। ऑप्शन में है? नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन में क्या है? 590/900, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 590 को 900 से भागा दीजिए, इसी मोड में आंसर आएगा, या सिर्फ 59 को 90 से भागा दीजिए तब भी आपका इसी मोड में आएगा। 6.655555 चलते जाएगा, जहाँ तक आप लेके जाना चाहें। कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है। सवाल आसान है, लेकिन ये सवाल आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा उलझाएगा। कहता है कि ₹51,200 की राशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाला कुल रकम कितना है? अमाउंट आपसे पूछा गया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, अमाउंट निकालना है। आप कहेंगे सर सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का होल पावर n। आंसर मेरा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन आपको वो कैलकुलेशन लपेटे मिलेगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन को आसान रखना है, कम से कम कैलकुलेट करना है। तो अगर कम से कम कैलकुलेट करना है ना, तो इसका 2-3 तरीका है कि आप एक परसेंटेज वाला मेथड से जाओ, या तो आप फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करना आपको दोनों जगह है। तो अगर हम सिंपल इसमें परसेंटेज वाला मेथड लगा दें तो भैया 15% और 15% को हम क्या देखिए, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15/100 मतलब 3/20, 3/20 मतलब एक साल में 20 रुपया पे 3 रुपया ब्याज मिलेगा, और ये काम 2 साल के लिए होगा, तो 20 रुपया मेरा 23 रुपया बन जाएगा साल के अंत में। तो मतलब 20 मतलब ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529। ये हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ठीक है। तो भैया 400 का वैल्यू, 400 हमारा क्या है? प्रिंसिपल है, और 400 का वैल्यू क्या दिया है? 51,200। अगर 400 का वैल्यू 51,200 है तो 529 का वैल्यू कितना होगा, यही आपसे पूछा है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो अगर हम इसको काट दें, 2 0 से 2 0 उड़ा दें, और 4 से इसको भागा दे, तो भाई मेरे 128 बार में उड़ जाएगा। मतलब ये इसका 128 गुना है, तो जो ये रेशियो है इसका भी 128 गुना, इसका भी 128 गुना आपका अमाउंट होगा। अब इसका 128 गुना आप करिए, मतलब 529 गुना 128 करिएगा। ऑप्शन देखिए कितना तगड़ा दिया है, लास्ट का 2 डिजिट सब में सेम है। देखिए 12 12 12 12, ठीक है। और टोटल अगर हम अमाउंट देखें तो वो भी आपका क्लोज फिगर है, 68 65
69 67। तो आप जब गुना करेंगे ना, अगर आप कहेंगे सर इसमें यूनिट डिजिट से खेल जाएंगे, फंसा देगा। 8 9 72, सबके लास्ट में 2 है, मतलब आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करना ही होगा, आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करना होगा। आप 529 को 128 से सीधा गुना कर दीजिए, किसी भी ट्रिक के चक्कर में मत रहिए, जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 529 गुना 128, तो अगर ये 529 है और हम इसको 128 से पहले हम 100 को मान लें तो ये हो जाएगा 52, 9 पे 00 हो जाएगा। अब इसको 28 बार मल्टीप्लाई करना है, तो भैया 28 9 280 में 20 60 में 8 252 और फिर 28 दूना 56 15 712 लास्ट में आएगा, 712 लास्ट में आएगा। मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, ये डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने तरीक़ा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला से जाते हैं तो भी बात यही है, देख लीजिए, किसी भी तरीक़ा से आपको कैलकुलेट करना होगा, बात यही है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला से भी जाते हैं कि हमसे अमाउंट पूछा है, तो प्रिंसिपल दिया है 51,200 गुना 1 + r 15/100 का पावर 2, ठीक है। तो ये भी आपको वही देगा, 51,200 गुना ये हो जाएगा 15 तिहाई और ये 20, ये हो जाएगा 20 से कम 20 और 3 23/2, 23/20 का होल स्क्वायर, मतलब 529/400। देखिए बात वही है कि नहीं, हम यही चीज़ आपको सिखाएं, 2 0 2 0 4 से 128 बार में फिर से 128 को 529 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सवाल आसान है, उलझाएगा कहाँ? कैलकुलेशन में, ठीक है। देखिए ये सवाल आपके सामने कहता है सरल कीजिए, सरल कर दीजिए। 11 का पावर 4 और इसका होल पावर 2 गुना 1/1331 का स्क्वायर गुना 11 + 21 का वैल्यू क्या होगा। आपको ये चीज़ मालूम है कि 11 और 1331 मतलब क्या, 11 गुने 11 गुने 11, ठीक है भाई, 1331 का भी स्क्वायर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये 11 से खेला हमारा बन जाएगा। आपको हम कई बार बोले हैं कि स्क्वायर और क्यूब से थोड़ा खेलिए, थोड़ा याद करिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझिए, कैलकुलेशन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर और इसमें घातांक और करने का रूल लगेगा, घातांक का तो रूल लगना तय है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल नहीं है, भले बोला है सरल कीजिए। देखिएगा ध्यान से, तो भाई मेरे आप एक बात बोलिए, अगर हम इसको सिंपल तरीका से सोचें तो हम इसको 11 का पावर 4 दूना 8 लिख देंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल, बट्टा 1331 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 का पावर 3 और फिर इस पे भी पावर चढ़ा हुआ है 2, मतलब हम इसको सिंपल क्या लिख देंगे, 11 का पावर 6 गुना 11 है प्लस में 21 है। अब जरा एक बात बताइए कि यहाँ पे है 11 का पावर 8, यहाँ 11 का पावर 6, यहाँ गुने 11, तो भाई मेरे यहाँ 11 6 बार गुना है, तो एक बार तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 11 का पावर 4, ठीक है। अब आप सिंपल सोचिए कि 11 का ऊपर में 11 8 बार गुना है और नीचे में 11 5 बार गुना है, तो 5 बार कट जाएगा, मतलब 11 का गुना बच जाएगा 3 बार और 11 का गुना 3 बार मतलब 1331 और प्लस में 21 जोड़ देना है, सिंपल सा बात है। तो 31 और 21 52, 1352, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, 1352। सीधा समझ में आया? देखिए एकदम आसान सवाल है, ट्रिकों का समझना है आपको। यदि 1 - 10a / 1 + 10a = 10 3 × 10 15 × 10 13 × 10 75 × 10 80 / 10 27 × 10 39 × 10 60 × 10 51 × 10 63 है, तो कोट ए का मान कितना है। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है और कोट ए का वैल्यू पूछा है। देखिए सिंपल सा बात है, इधर तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इधर 1 - 10a
अपॉन 1 प्लस 10a को फिलहाल एज इट इज़ रहने देते हैं और इस वाला केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर 10a और 10b है और 10a और a प्लस b का सम 90 डिग्री है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए 3 और 87, 10 3 डिग्री और 10 87 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 और 87 90 हुआ, मतलब ये दोनों पेयर का मल्टीप्लाई 1 होगा। सिमिलरली 10 15 और 10 75, 75 और 15 90 1, बच क्या गया 10 30, 1 इंटू 1 क्या 1 होगा और 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, मतलब ऊपर से हमको क्या मिला 1/√3 मिला अपॉन नीचे भी वही चीज़ 27 63 90 1 देगा, 39 51 90 1 देगा, 10 60 डिग्री और 10 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है। यही काम करना था इसमें, ठीक है। तो 1/√3 अपॉन √3 मतलब 1/√3 गुना √3 होगा, मतलब ये फाइनली क्या देगा 1/3, क्या देगा 1/3 देगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 - 3 का 10a बराबर 1 प्लस 10a, ठीक है। तो भैया इसको इधर ले जाइए तो माइनस का 3 10a उधर जाके प्लस का 4 10a हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2 और 4 10a, ठीक है। अगर 2 = 4 10a है तो 2 से 4 जो है 2 बार में निपट जाएगा। 2 × 10a = 1 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा कोट a, मतलब कोट a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये ट्रिगोनोमेट्री का। जितना लंबा सवाल दिखता है कैलकुलेशन उसका उतना ही आसान है, बशर्ते कि आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए इस सवाल को देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस सवाल है। कहता है कि माना कि ए और बी समान आधार वाली 2 मीनारें हैं और दोनों मीनारों के आधार के ठीक बीच से ए और बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये 2 एंगल ऑफ एलिवेशन आपका दिया है, तो ए और बी के ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए 2 आपका पोल है, मान लीजिए ये एक पोल ये है और एक पोल आपका ये है, ठीक है। और दोनों का आधार देखिए, मान लीजिए ये आपका ज़मीन है और ये जो इनके बेस के ठीक बीच से एकदम मिडिल पॉइंट से इसके शीर्ष को देखिए और इसके शीर्ष को देखिए। तो इधर देखेंगे तो बनेगा 30 डिग्री का एंगल और इधर से देखेंगे तो बनेगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। बेसिकली आपका 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ, एक ये और ये, ठीक है। अब जो ये 45 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज होता है भाई, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45 होगा, तो भैया इसका 2 साइड बराबर होगा, मतलब ये और ये साइड क्या बराबर होगा। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी क्या होगा 1 यूनिट होगा, और अगर यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ भी क्या 1 यूनिट होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दोनों का जो आधार है उनके ठीक बीच से, तो भैया दोनों तरफ का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। और यहाँ 10 का 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है और ये 1 है, तो ये मेरा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा। देखिए अब ये दोनों आपका बराबर है। अब देखिए चाहे तो आप इसमें बेसिक मेथड लगा लीजिए, चाहे तो आप रेशियो मेथड लगा लीजिए। अगर आप रेशियो मेथड जानते हैं, थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे एक सीन बता दे रहे हैं कि रेशियो मेथड होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल हम मान लिए 30 डिग्री है, ठीक है। अगर हम 10 का फॉर्मूला लगा दें, 10 30 डिग्री है तो क्या होता है, तो ये 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, मतलब जो इसका परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट होगा और जो इसका बेस है वो √3 यूनिट होगा। और 1 यूनिट और √3 यूनिट अगर हम हाइपोटेनस का बात कर लें, कर्ण का बात कर लें, तो भैया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3 और 1 4 √4 मतलब 2। यहाँ पे लंब आधार और कर्ण का ये रेशियो हो जाता है। यहाँ पे क्या है 60 डिग्री और 60 के सामने क्या होता है जी √3 होता है। देखिए आपको याद रखना है 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2, 60 30 का केस में अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो यहाँ पे मेरे भाई 1 है, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे होना क्या चाहिए √3।
3 होना चाहिए। अगर 1 का वैल्यू √3 है, अगर 1 का वैल्यू √3 है तो मेरे दोस्त 60 के सामने √3, 30 के सामने क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि भैया 1 का वैल्यू क्या है, √3 है, √3 है। अगर 1 का वैल्यू √3 है तो भैया इनका हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:√3, 1:√3। सीधा आप आंसर कर सकते हैं, 1:√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत फ़ोन आता है यार। ठीक है, तो अगर आपको रेशियो मेथड मालूम है तो 1:√3 आप इसका सीधा आंसर ठोक देंगे। हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मानते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर समझाने लगते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एक तो आप लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन में रहते नहीं हो, मालूम नहीं किधर किधर खेलते रहते हो। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का एक सेशन आएगा आपका बहुत जल्दी प्रैक्टिस के बाद, जिसमें हम इसको ना समझाएंगे आपको डिटेल से। इन सब पर मेरा स्पेशल नोट्स बन रहा है, उसका PDF भी देंगे और आपको समझाएंगे भी। ठीक है, फिलहाल आप इतना सा बात याद रखिए, ये वाला जो बात है ना, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, यही 3 तो आपसे पूछता है हाइट एंड डिस्टेंस में। बढ़िया बढ़िया सवाल लाए हैं आपके लिए, और आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में भी आसान सवाल भी देंगे और मुश्किल सवाल देंगे। सवाल तो इतना है कि आपकी एकदम भर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कहता है कि दी गई आकृति में BD परपेंडिकुलर टू AC, BD लंब है AC पर, तो एंगल AEB, एंगल AEB ये वाला कोण का वैल्यू पूछा है, एंगल AEB कितना होगा, फिगर से निकालना है। ये वाला कोण दिया है 35 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री, और बोला है कि BD परपेंडिकुलर है AC पर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री तो भैया इधर भी 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है भैया तो इधर भी मेरा 90 डिग्री होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको एक छोटू सा ट्रायंगल दिखाते हैं, छोटू सा ट्रायंगल दिखाते हैं। इसको हम नाम देते हैं O, इसको नाम देते हैं O। देखिएगा AOD, AOD काट के निकाल देते हैं। देखिए ये A है, ये O है और ये D है। ठीक है, अब ये वाला दिया है आपका 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे है आपका 90 डिग्री, तो भैया ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 90 + 35, 90 + 35 125 डिग्री, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। तो 180 में 125 गया, मतलब ये वाला जो छोटू कोण है ये मेरा बना 55 डिग्री, ये मेरा क्या बना, 55 डिग्री बना। अगर इधर 55 डिग्री बना मतलब इधर भी 55 डिग्री बना। क्यों भाई, तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। इसका मतलब जितना वैल्यू इस एंगल का होगा उतना ही वैल्यू इस एंगल का होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी हमारा 55 डिग्री होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी 55 डिग्री होगा। अब फिर से एक छोटू सा ट्रायंगल आपको दिखाते हैं, OEB। देखिए OEB, OE और B। अब इसमें ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 55 डिग्री है, और ये वाला कोण हमसे पूछा है। तो सर ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। तो 55 और 45 कितना, 100 डिग्री। तो ये एंगल OEB या हम कह लें AEB कितना बचेगा, 80 डिग्री। और 80 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर A में आंसर हो गया। एकदम सिंपल तरीका है, थ्योरम याद रहेगा, थ्योरम का समझ रहेगा,
हर एक सवाल को उड़ा दीजिएगा आप समझदारी से, ठीक है। देखिए एक और सवाल ज्योमेट्री से बेटिस थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। कहता है कि दी गई आकृति में एपी परपेंडिकुलर है बीसी का, एपी परपेंडिकुलर है बीसी पर और एक्यू कोण ए का समद्विभाजक है, तो एंगल पी क्यू ए का मान क्या होगा। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में आपका दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। और कहता है कि जो एपी है ना वो बीसी पे लंब है। लंब मतलब क्या, परपेंडिकुलर, यहाँ पे दोनों तरफ 90-90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का, ठीक है जी। तो कहता है कि पी क्यू ए इस छोटू एंगल का वैल्यू बता दीजिए, ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो भाई इस एंगल का वैल्यू हम तब बता सकते हैं, देखिए एक एंगल का वैल्यू मालूम है। अब ध्यान से देखिए तो एक छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखेगा ए पी क्यू, देखिए ए पी क्यू, ये छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखेगा। अगर इसमें एक ही एंगल मालूम है 90 डिग्री का, ठीक है। कंडीशन क्या है कि AP जो है परपेंडिकुलर है BC पर और AQ है ना वो एंगल A को दो बराबर भाग में बांटता है। दो बराबर भाग में कहने का मतलब यहाँ से यहाँ बराबर और यहाँ से यहाँ बराबर, दो बराबर भाग में बांटता है। और ये एक सीधा सीधा थ्योरम है, जब ये कंडीशन हो तो जो आपका ये छोटा वाला एंगल बचता है एंगल PAQ, ध्यान दीजिएगा PAQ, ये वाला एंगल, इसका वैल्यू होता है हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C, एंगल B माइनस एंगल C, किसका वैल्यू, एंगल PAQ का। तो भैया ये PAQ का वैल्यू हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C, कोण B माइनस कोण C को घटा के 2 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वो छोटा वाला एंगल PAQ का वैल्यू होगा। तो भैया कोण B मेरा 60 है, कोण C मेरा 30 है, 60 में 30 गया, 30 बचा, 30 को 2 से भागा दिए 15, मतलब ये मेरा 15 डिग्री बचा। अब ट्रायंगल में दो एंगल मालूम हो गया। समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर को फ्रेश कर देते हैं, जिसका वैल्यू निकालना है उसी को हम बनाते हैं। इसका वैल्यू हमें निकालना है, ये A है, ये P है और ये Q है। ये हमारा 90 डिग्री आया है और ये मेरा 15 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। तो कहेंगे सर 90 और 15 105, टोटल 180 होगा। 180 में 105 गया 75 डिग्री होगा, मतलब एंगल PQA जो है 75 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। देखिए ज्योमेट्री आपको तभी समझ में आएगा जब थ्योरम पे आपका पकड़ होगा, आपको बेसिक मालूम होगा, तब जाके आप ज्योमेट्री पे पकड़ बना सकते हैं। देखिए ये आपका अंतिम सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। सवाल है 5 - 36 गुना 4 - ब्रैकेट के अंदर 6 - 8 ब्रैकेट बंद प्लस 5 गुना 84 का 4, ठीक है। फिर है आपका 4 + 34 का 3 गुना ब्रैकेट के अंदर 8 - 5 गुना 23 - 82 का 8, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, मज़ा आ जाएगा। आंसर कमेंट में करिएगा भाई, आंसर को आप कमेंट में दीजिए। आंसर आप लोग नहीं देते हैं, बहुत कम लोग देते हैं, इक्का दुक्का लोग देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग आंसर देते हैं वो वीडियो को आखिरी तक देखते हैं, और जो लोग नहीं देते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं, या तो हल्के में लेते हैं कि भाई क्या आंसर देना, एग्ज़ाम में आएगा तो देखा जाएगा। तो अगर आप अभी ये कह रहे हो एग्ज़ाम में आएगा तो देखा जाएगा, तो उस टाइम एग्ज़ाम भी आपको देख लेगा, सवाल आपको देख लेगा, बोलेगा ठीक है तुम भी हमको देख लेना, हम भी तुमको देख लेंगे। तो ये वाला सिचुएशन पैदा मत करिए, एक एक सवाल का आंसर दीजिए, एक एक सवाल को समझिए। ये सवालों का कलेक्शन जब आपके दिमाग में जमा होगा ना, तभी एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ बाहर आएगा। अगर पहले से कुछ जमा नहीं रहेगा, पहले से आपका दिमाग पूरा खाली खाली रहेगा, तो वहाँ भी खाली चला जाएगा सब कुछ। तो ऐसा काम मत करें, ठीक है। तो ये था आपका आज का मैथ का सेशन। कल आपका रीजनिंग का सेशन मैं ही लेके आऊँगा बेहतर तरीक़ा से, बेहतर एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा, करवाएंगे उसको बढ़िया से, चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों पे विचार किया जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर आप कमेंट में एकदम जरूर दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ घटाव है, यहाँ भी थोड़ा सा जोड़ घटाव के साथ गुना है, का मतलब गुना है, देख लीजिएगा, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कर दो मेरे भाई, आपका भी भला होगा और चैनल का भी भला होगा। हम लोग बेहतर चीज़ आपके लिए कर पाएंगे।